Good afternoon. This is the first video of the chapter R Environment. It's a chapter of biology class 10th. In this chapter we'll study about biodegradable, non-biodegradable wastage, 10% law, our ecosystem and all that things in detail. The physical and biological world जहाँ पर हम रहते हैं उसे कहते हैं environment. इस environment में physical surrounding जैसे कि air, water bodies, soil, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और फंगाई जिन्हें डीकम्पोजर भी कहते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द एनवायरनमेंट और ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पर. तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एनवायरनमेंट के, जिनसे एनवायरनमेंट मिलकर बना है, वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और एक तरह का बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं एक नेचुरल तरीके से. ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, वो चेंज करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को ताकि उनकी नीड्स जैसे कि फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, ये सब पूरा हो सके. तो जो अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन बीइंग्स की, वो डैमेज कर रही हैं बैलेंस और हेल्दी एनवायरनमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा. बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज की. जितना भी वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस किया जाता है बाय द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ मैन एंड एनिमल्स, वो पॉइजनस होता है काफ़ी एक्सटेंट तक, और उसे हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल. ये जो वेस्ट मटेरियल्स हैं जिन्हें ब्रेक किया जाता है नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में इन नेचर, जैसे पेपर एक बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है और प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है. बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हार्मफुल नहीं होती इतनी, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज जो होती है वो काफ़ी हार्मफुल होती है, राइट. तो ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसमें हम मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देंगे नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में नेचर में, इट इज़ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे जिनमें कुछ बैक्टीरिया है, उन्हें बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कहते हैं क्योंकि समय के साथ वो उन्हें खा जाते हैं. एक बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज जो है वो डीकम्पोज होता है या डिके होता है नेचुरली और हार्मलेस होता है कुछ समय के बाद, जैसे कि कैटल डंग, कैटल का वेस्टेज जो हो गया जिससे डंग केक्स भी बनते हैं, और कंपोस्ट हो गई खाद. ये कुछ बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज के एग्जांपल है. कंपोस्ट इज मैन्योर मेड फ्रॉम डिकेड वेजिटेबल स्टफ. और भी एग्जांपल हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के, जैसे कि एनिमल बोन्स, लेदर, टी लीव्स, वूल, पेपर, वीट, वुड, हे, कॉटन, जूट, ग्लास, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, लीव्स, फ्लावर एंड केक. बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज जो होता है वो पॉल्यूट नहीं करता इतना एनवायरनमेंट को, राइट. बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज इतनी मात्रा में नहीं करता, लेकिन जब इसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो जाए और जिसे हम डीकम्पोज ना कर सकें, डिग्रेड ना कर सकें, तब ये जाके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है. The waste material which can't be broken down into non-poisonous or harmless substances in nature, उसे हम कहते हैं non-biodegradable wastage. Non-biodegradable wastage के एग्जाम्पल हैं DDT, जिसकी फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, प्लास्टिक्स, पॉलीथिन बैग्स, बॉल पॉइंट पेन रिफिल, सिंथेटिक फाइबर्स, ग्लास ऑब्जेक्ट्स, मेटल आर्टिकल जैसे कि एल्यूमिनियम कैन्स, आयरन नेल, सिल्वर फॉयल या रेडियो एक्टिव वेस्टेज. जितने भी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हैं, इट कैन नॉट बी मेड लेस टॉक्सिक ईजिली. इन्हें लेस टॉक्सिक या लेस पॉइजनस ईजिली नहीं बनाया जा सकता. यानी कि ये जो है मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं एनवायरनमेंट के. जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है उसे डीकम्पोज नहीं किया जा सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जैसे कि बैक्टीरिया. जैसे मैंने बताया डीडीटी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है, तो इसे आप पास कर सकते हैं अलोंग द फूड चेन फ्रॉम क्रॉप्स टू मैन
एंड टू अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स, और ये फर्दर उन्हें हार्म कर सकता है। इस रीजन की वजह से ही DDT को बैन कर दिया गया है, इसके यूज़ की वजह से काफ़ी कंट्रीज़ में। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज जो होता है वो सबसे ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है, जैसे कि डिस्कार्डेड प्लास्टिक आर्टिकल्स, ग्लास आर्टिकल्स, मेटल ऑब्जेक्ट्स, ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स है, राइट। और इसकी वजह से काफ़ी पॉल्यूशन होता है हमारी सराउंडिंग्स में। अब हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझेंगे कि कोई भी मटेरियल बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। हमें एक पेपर का पीस लेना है, इसके अलावा हमें एक ओल्ड कॉटन क्लॉथ को लेना है, एक प्लास्टिक बैग को लेना है। उसके बाद हमें 15 सेंटीमीटर डेप्थ में गड्ढा खोद के, पिट खोद के उसको गाड़ देना है, राइट। और उसमें हमें पेपर के पीसेस, कॉटन क्लॉथ और प्लास्टिक बैग वगैरह को डक कर देना है। जब हम और फिर सॉइल से उसे कवर अप कर देना है। अब ये जो बरिड मटेरियल्स हैं ग्राउंड में हमें कुछ समय तक पड़े रहने देने हैं, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। तो हम ये पाएंगे कि जो पेपर का पीस था और कॉटन का पीस था वो तो पार्शली जो डीकम्पोजर सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उन्होंने पार्शली इनको खा लिया, लेकिन जो प्लास्टिक का बैग है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसे डीकम्पोजर्स नहीं खा पाए। तो इसका ये मतलब है कि पेपर और कॉटन क्लॉथ को तो डीकम्पोज कर दिया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो सॉइल में प्रेजेंट थे, तो इसका मतलब है पेपर और कॉटन क्लॉथ्स जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल है, जबकि प्लास्टिक बैग को डीकम्पोज नहीं किया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो सॉइल में प्रेजेंट थे। तो इसका मतलब है प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब जो डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म है उन्हें भी डीकम्पोज प्लास्टिक जो है वो सिंपलर हार्मलेस सब्सटेंसेस में नहीं कन्वर्ट कर पाते। ऐसा इसलिए होता है कि कई मटेरियल, ऐसा क्यों होता है, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई कई मटेरियल तो बायोडिग्रेडेबल है जबकि कई जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया या बाकी डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म हो गए जिन्हें सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर और काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं एक्शन में। वो नेचुरल मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देते हैं या उनसे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं नेचुरल मटेरियल से, माना कि पेपर, लेकिन वो मैन मेड मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक एक मैन मेड मटेरियल है उसे वो ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म है वो काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं। तो एक्शन की बात करें तो कई वेस्ट मटेरियल जो हैं बायोडिग्रेडेबल हैं और जबकि कई जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, राइट। जैसे पेपर कैरी बैग, क्लॉथ कैरी बैग, जूट कैरी बैग तो बायोडिग्रेडेबल है, राइट। लेकिन प्लास्टिक वाला जो बैग है दैट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसी वजह से प्लास्टिक को बैन कर रखा है कई स्टेट्स में, इंडिया में भी। ये ध्यान रखना है प्लास्टिक बैग जो हैं वो अवॉइड करने चाहिए क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। आम भाषा में कहूँ तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो होगा उसे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ईटन अप किया जा सकता है, राइट। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है जैसे कि प्लास्टिक वो सालों सालों तक पड़ा रहेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको ईटन अप नहीं कर पा सकते, डीकम्पोज नहीं कर सकते। ये सिंपल भाषा में इसकी बात समरी है। इकोसिस्टम की बात करें, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, प्लांट्स और एनिमल, दे आर अमंग देमसेल्व्स एज विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसे कि सॉइल, एयर या वाटर। लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करता है एक दूसरे के साथ थ्रू फूड चेन्स, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो कंज्यूम करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट वो सॉइल के साथ इंटरैक्ट करता है ताकि उसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ये सब मिल सके एयर के साथ, और ताकि उसे CO2 और बाकी वाटर बॉडीज़ के साथ भी वो रिएक्ट कर सके। और अगर आपको प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट कराना है तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिन्हें बायोटिक कम्युनिटीज़ भी कहते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स अलॉन्ग विद सॉइल, एयर एंड वाटर ऑफ दैट रीजन। वो एक सेल्फ सस्टेनिंग, खुद ही सस्टेन होने वाला और एक फंक्शनल यूनिट बनाते हैं लिविंग वर्ल्ड का। ये जो फंक्शनल यूनिट है
या जो सिस्टम है जो लिविंग या नॉन लिविंग कंपोनेंट से मिलकर बना है और ये कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, अकेले ही एग्जिस्ट करने के लिए, इसी को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम में हमारी सारी कम्युनिटीज आ जाती हैं उस एरिया की, उसमें सारे प्लांट, सारे एनिमल्स आ जाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के। वो फंक्शन करते हैं नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ, जैसे कि सॉइल, एयर या वाटर के साथ। तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन जाननी हो तो इसकी डेफिनेशन है एन इकोसिस्टम इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स इन विच प्लांट, एनिमल एंड डीकम्पोजर कम्स एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट दैट इज सॉइल, एयर एंड वाटर। तो बेटा एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट, सारी लिविंग थिंग्स जिसमें प्लांट, एनिमल और डीकम्पोजर आते हैं, उनका सेल्फ कंटेन्ड यूनिट, लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग एनवायरनमेंट जिसमें सॉइल, एयर और वाटर आते हैं। इस कॉम्बिनेशन को ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम में हमें सनलाइट एनर्जी की इनपुट की ज़रूरत पड़ती है फंक्शन करने के लिए। एग्जाम्पल है ग्रासलैंड, अ फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन, पॉन्ड, जैसे कि आप पिक में देख भी सकते हैं, रिवर, सी, ये सब इकोसिस्टम के ही एग्जाम्पल हैं। जब हम ये कहते हैं कि पॉन्ड या लेक एक इकोसिस्टम है, तो जो ये वर्ड आ रहा है पॉन्ड, ये सारी एक्वेटिक लाइफ की बात करेगा, जिसमें सारे प्लांट्स या सारे एनिमल्स जो पॉन्ड वाटर में पाए जाते हैं या उस पर डिपेंडेंट है, उसकी बात करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म हर जगह मिलता है। तो सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम है। इसका मतलब है कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है फॉरेस्ट का, जैसे कि सॉइल, एयर और वाटर, along with all the plants and animals which occur in the forest, desert, grassland, forest, crop field, mountains, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को डिनोट करते हैं, जबकि पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, सी और एक्वेरियम वो एक्वेटिक इकोसिस्टम को वो करते हैं, बताते हैं। अधिकतर जो इकोसिस्टम है वर्ल्ड में वो नेचुरल इकोसिस्टम होता है, लेकिन कई जो होता है मैन मेड इकोसिस्टम होता है या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के हो गए क्रॉप फील्ड्स, जो हम खेतों में क्रॉप्स लगाते हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स, गार्डन, पार्क्स, एक्वेरियम, ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, क्योंकि ये सब मैन मेड है, ये ध्यान रखिएगा। कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम की बात करें तो जितने भी इकोसिस्टम हैं वो दो कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब है नॉन लिविंग कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट का मतलब है लिविंग कंपोनेंट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो इकोसिस्टम है वो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट और लिविंग बायोलॉजिकल कम्युनिटी से मिलकर बना है। अब बात करेंगे वन बाय वन एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम और बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की। जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं किसी भी इकोसिस्टम के, या जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, वो फिजिकल एनवायरनमेंट जैसे कि सॉइल, वाटर और एयर को इंक्लूड करते हैं, अलॉन्ग विद द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर एंड फॉस्फोरस। इसमें सल्फर, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और बाकी सब एलिमेंट भी आ जाते हैं। ऐसे फिजिकल फैक्टर या क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इन्हें भी कंसिडर किया गया है। ये एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं इकोसिस्टम के। अब बात करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स की इकोसिस्टम के। जो बायोटिक कंपोनेंट है किसी भी इकोसिस्टम के, वो एक कम्युनिटी है ऐसे ऑर्गेनिज्म का जिसमें प्लांट्स और एनिमल आते हैं, और विच इज़ मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट इंटरडिपेंडेंट पॉपुलेशन। जो बायोटिक कम्युनिटी है किसी भी इकोसिस्टम की, उसमें बहुत तरीके के आते हैं ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं। ये अपना फूड खुद बनाते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब के सब प्रोड्यूसर्स हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम हीट्रोट्रॉफ भी कहते हैं। ये ऐसे होते हैं जो फूड पर डिपेंडेंट होते हैं। इसमें सभी एनिमल्स आ जाते हैं जो कंज्यूमर हैं। डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म यानी कि सेप्रोट्रॉफ्स की बात करेंगे, ये कंज्यूम करते हैं डेड रिमेन्स ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म को। इसमें काफ़ी सारा बैक्टीरिया और फंगाई आ जाते हैं, ये ध्यान रखना। अब बात करेंगे कि ये इकोसिस्टम काम कैसे करता है। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि इकोसिस्टम खुद ही सेल्फ सफिशिएंट है या इंडिपेंडेंट यूनिट है नेचर में, राइट।
अभी हमने ये डिस्कस किया कि इकोसिस्टम में नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे कि सॉइल, वाटर, एयर भी आ जाते हैं, जो कंटेन करता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट एलिमेंट्स को, और इसके अलावा लिविंग कंपोनेंट्स जिन्हें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स या डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो इकोसिस्टम फंक्शन मिलकर बनाते हैं। जो न्यूट्रेंट पूल है अर्थ का, जिसमें सॉइल, वाटर और एयर आ रहा है, या CO2 आ रहा है, या वाटर आ रहा है, वो एब्जॉर्ब किया जाता है प्रोड्यूसर। आपको पता है प्लांट जो है एब्जॉर्ब करते हैं इन चीज़ों को और फिर अपना फूड बनाते हैं, राइट। सनलाइट एनर्जी की हेल्प से प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म जो है वो इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चेंज करता है, राइट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और जो कि फूड की तरह एक्ट करता है। प्रोड्यूसर्स का काम है सोलर एनर्जी को ट्रैप करना और फिर बेसिक फूड या एनर्जी प्रोवाइड करना बाकी सारी फॉर्म्स को इकोसिस्टम में। जो कंज्यूमर्स हैं वो यही एनर्जी को ड्राइव करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर से। जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर न्यूट्रेंट पूल के, ठीक है ना, वो रिटर्न करेंगे वापस में इस एनर्जी को, तो इकोसिस्टम में जो एनर्जी का इनपुट है और मैटर का जो इनपुट है वो एक्सचेंज होता है लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के द्वारा। अब वन बाय वन डिटेल में बात करेंगे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर्स की। प्रोड्यूसर्स में पहले ही बताया ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट, सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं, क्लोरोफिल की हेल्प से बनाते हैं, ये आपको पता ही है। तो प्रोड्यूसर ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनाते हैं जिसमें आते हैं CO2 और वाटर, और इसके अलावा ये सनलाइट एनर्जी को भी यूज़ करते हैं। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल में ये अपना फूड बनाते हैं। प्रोड्यूसर के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं ग्रीन प्लांट्स, कई ब्लू ग्रीन एल्गे। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज करती है अपना फूड को फोटोसिंथेसिस के दौरान और रॉ मटेरियल लेती है कहाँ से, अर्थ से, और एनर्जी कहाँ से लेती है, सन से। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और इसके अलावा प्रोटीन को भी सिंथेसाइज करते हैं और फैट्स को भी सिंथेसाइज करते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं लिविंग वर्ड में। प्रोड्यूसर्स ऐसे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं या सेल्फ फीडर ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे इकोसिस्टम में, अपॉन विच अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स। हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट है लाइफ के लिए, राइट। तो प्रोड्यूसर जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स भी कहलाते हैं। कंज्यूमर ऐसे ऑर्गेनिज्म हो गए भाई जो ये कंज्यूम करेंगे फूड को, राइट, जो फूड प्रोड्यूस किया जा रहा है प्रोड्यूसर्स के द्वारा। जैसे कई ऐसे एनिमल ग्रास ईटिंग एनिमल्स हो गए, राइट। इनके फिर फर्दर कैटेगरीज भी हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, आपने सुनी होंगी। तो ये ध्यान रखना, वन बाय वन इसके बारे में बात करेंगे। कंज्यूमर डिपेंड करेगा प्रोड्यूसर पर फूड के लिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कंज्यूमर को अपना फूड कहाँ से मिलेगा, जब वो बाकी ऑर्गेनिज्म को खाएगा जो, या उनके प्रोडक्ट्स को खाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि कंज्यूमर ऐसे ऑर्गेनिज्म है या तो वो बाकी ऑर्गेनिज्म को ईटन अप करते हैं, जैसे जितने भी एनिमल्स वो सब कंज्यूमर है। अगर हम किसी माइक्रोस्कोपिक छोटे से छोटे एनिमल की भी बात करें, राइट, जो वाटर पर डिपेंडेंट है या वाटर में ग्रो होता है, जैसे कि प्रोटोजोआ, वो भी कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म है। सबसे कॉमन कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म है इंसान खुद, हम खुद। गोट, बकरी, डियर, फिश, लायन, काओ, बफेलो, ये सब हैं। काओ और बफेलो आपको पता है ग्रीन ग्रास को खाते हैं या ग्रीन फॉडर को खाते हैं, क्योंकि जो ग्रीन ग्रास या बाकी के ग्रीन प्लांट्स हैं वो फूड प्रोड्यूस करते हैं। यही जो बायोमास होता है ग्रास का और प्लांट्स का, ये सप्लाई करता है फूड और एनर्जी। और ये जो एनिमल्स हैं जैसे कि काओ और बफेलो, ये इन्हें खाते हैं। तो आपको ये नोट करना पड़ेगा कि जो कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म है जिसमें एनिमल्स आते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बनाते। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थ्रू फोटोसिंथेसिस कैसे बनाते हैं, मतलब फूड सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। ये बात मैं फिर से बता देता हूँ कि जो कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते, सिंपल इनऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक में नहीं कन्वर्ट कर सकते, जैसा कि प्लांट्स कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस। मतलब हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, कहने की बात ये है। कंज्यूमर को रेडीमेड फूड की ज़रूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए,
और वो हमें ग्रीन प्लांट यानी कि प्रोड्यूसर से मिलता है, या तो डायरेक्टली मिलता है या इनडायरेक्टली मिलता है। अगर कोई भी एनिमल ग्रास खा रहा है या दूसरे ग्रीन प्लांट को खा रहा है या उनके प्रोडक्ट को खा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई उसको अपना जो फूड है वो प्रोड्यूसर से मिल रहा है। जैसे कि बात करें एक गोट की, बकरी की, जिसे अपना फूड कहाँ से मिल रहा है? प्रोड्यूसर से, प्लांट से मिल रहा है, डायरेक्टली मिल रहा है, राइट। वो ग्रास खाती है। जबकि किसी एनिमल की बात करें तो वो दूसरे एनिमल का मीट भी खा सकता है या ग्रास भी खा सकता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि फूड प्रोड्यूसर को इनडायरेक्टली मिल रहा है। जैसे लायन की बात करें, शेर की बात करें, तो वो उसे फूड कब मिलेगा? जब वो बकरी को खाएगा, राइट, विच इन टर्न ईट्स ग्रास। और बकरी को फूड कहाँ से मिलेगा? गोट को, जब वो ग्रास को खाएगी, ठीक है ना। तो जितने भी लायन हैं उन्हें इनडायरेक्टली अपना फूड कहाँ से मिल रहा है? प्रोड्यूसर, प्लांट से ही मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर भाई प्लांट्स ही नहीं होंगे तो गोट भी नहीं होगी, और गोट नहीं होगी तो लायन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें हेटेरोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। कंज्यूमर जो होते हैं उन्हें फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ऐसे जो होते हैं ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हर्बीवोरस कहते हैं, राइट। इसमें बफेलो, गोट, शीप, हॉर्स, डियर, कैमल, एस, एलिफेंट, मंकी, स्क्विरल, ये सब आ जाते हैं। रैबिट और हिप्पो आ जाता है इसमें, ठीक है। हिप्पोपोटामस, गैंडा, राइट, ये ध्यान रखना। काऊ को हर्बीवोरस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ प्लांट खाती है अपना फूड। तो हर्बीवोरस जो होते हैं उन्हें हम हर्बीवोरस एनिमल्स भी बोलते हैं, या हम कह सकते हैं ऐसे एनिमल जिनको अपना फूड कहाँ से मिल रहा है? प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट से डायरेक्टली मिल रहा है, उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। तो हर्बीवोरस जो है अपना फूड डायरेक्टली कहाँ से लेंगे? प्लांट से लेंगे, जैसे कि कैटल, डियर, गोट एक्सेट्रा, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, राइट। कार्निवोरस की बात करें, कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ओरो के मांस पर, ओरो एनिमल्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं, राइट। तो वो प्लांट नहीं खाते। ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं उन्हें कहते हैं कार्निवोरस, राइट। कार्निवोरस मीट या फ्लैश को खाते हैं दूसरे एनिमल की। तो हम ये कह सकते हैं ऐसे एनिमल जो डायरेक्टली दूसरे एनिमल्स की फ्लैश पे डिपेंडेंट होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? कार्निवोरस बोलेंगे। इनमें आ गए लायन, टाइगर, फ्रॉग, वल्चर, किंगफिशर, लिजर्ड, वुल्फ, स्नेक, हॉक, बाज, ठीक है ना, ये सब आ गए। लॉयन इसलिए कार्निवोरस है क्योंकि ये सिर्फ मीट पर ही डिपेंडेंट है और एनिमल्स के, मतलब ये हिरन, रैबिट, किसी को भी खा जाता है, गोट को, राइट। तो ध्यान रखना। तो कार्निवोरस सिंपल टर्म्स में मैं बोलूँ, ये फीड करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स को और इन्हें कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। जो बड़े बड़े कार्निवोरस हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लायन ज़ेब्रा को खा रहा है, तो जो बड़े बड़े कार्निवोरस हैं वो फीड करेंगे अपॉन स्मॉल कार्निवोरस पर, ठीक है। तो इन्हें टेरिटरी कंज्यूमर्स भी बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए लॉयन, टाइगर, बर्ड्स या कोई भी बर्ड्स ऑफ प्रे जैसे कि हॉक, ये टेरिटरी कंज्यूमर्स हैं। क्योंकि जब ह्यूमंस को हम प्राइमरी, सेकेंडरी या टेरिटरी कंज्यूमर, या आपको नोट करना है, ह्यूमंस भी ऐसे हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि वो कौन सा फूड खा रहे हैं। हम आते हैं मेनली ओमनीवोरस की कैटेगरी में क्योंकि हम प्लांट्स भी खाते हैं और नॉनवेज भी खाते हैं, राइट। तो ऐसे एनिमल जो दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स को भी, उन्हें ओमनीवोरस कहते हैं। तो ओमनीवोरस फूड को भी खाते हैं और इसके अलावा फ्लैश को भी खाते हैं बाकी एनिमल्स के। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए मैन, डॉग, क्रो, स्पैरो, बियर, मिना एंड एंट, ठीक है। मैन इसलिए ओमनीवोरस है क्योंकि ये दोनों चीज़ें खाता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो अब हम ये एक और टाइप का प्रोड्यूसर और कंज्यूमर बताएंगे जो काफ़ी स्मॉल होता है, इसे हम प्लैंक्टन्स कहते हैं। प्लैंक्टन्स बहुत छोटे या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं वाटर के सरफेस के ऊपर, पॉन्ड में, लेक में, रिवर में या ओशन में। प्लैंक्टन 2 तरह के हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन्स। जो माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो फ्रीली फ्लोट करते हैं सरफेस ऑफ वाटर पे, उन्हें क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, राइट। जो फ्री फ्लोटिंग एल्गे है वो भी किसका एग्जांपल है? फाइटोप्लैंक्टन का एग्जांपल है। फाइटोप्लैंक्टन्स कैपेबल हैं फूड प्रोड्यूस करने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
जो माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल्स है जो फ्रीली फ्लोट करता है वाटर पर, उन्हें क्या कहते हैं? जू प्लैंक्टन कहते हैं। ये जो फ्रीली फ्लोटिंग प्रोटोजोआ है ये भी जू प्लैंक्टन का एग्जाम्पल है। एक बड़ी छोटी सी फिश भी एक जू प्लैंक्टन का एग्जाम्पल है। प्लैंक्टन्स फ्लोट करते हैं सरफेस ऑफ वाटर पर और फूड प्रोवाइड करते हैं काफ़ी सारी फिशेस और एक्वेटिक एनिमल्स को। ये आपको ध्यान में रखना है क्लास। तो क्लास इसके बाद बात करेंगे हम डीकम्पोजर्स की। जो नॉन ग्रीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें कुछ बैक्टीरिया और फंगाई आ जाते हैं जो इनकैपेबल हैं अपना फूड प्रोड्यूस करने के लिए, और वो उनका जीवन किस पर निर्भर है? डेड और डिकेइंग एनिमल्स पर, राइट? डिकेइंग मतलब जो सड़ रहे होंगे एनिमल मरने के बाद, उन एनिमल बॉडीज़ पर वो डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसे कंज्यूमर स्पेशल टाइप के होते हैं, इन्हें हम कहते हैं डीकम्पोजर्स। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ब्रेक कर देते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो कि डेड ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, जैसे कि डेड प्लांट में या एनिमल्स में, और उनके जो एक्सक्रेटा में के प्रोडक्ट्स में, उनके यूरिन में या उनके वेस्टेज में, राइट, उसे सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देते हैं, उन्हें कहते हैं डीकम्पोजर। डीकम्पोजर में बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगाई आ जाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो एक्ट करते हैं एज डीकम्पोजर, उन्हें हम प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। द बैक्टीरिया एंड फंगाई एक्ट एज डीकम्पोजर by the secretion of their body surfaces which decompose the organic matter which is present in dead plants and animals into simpler substances। और क्या रिलीज करते हैं वो? अमोनिया और CO2 रिलीज करते हैं। इसके अलावा वो कुछ सिंपलर सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब भी करते हैं अपने मेंटेनेंस के लिए और फर्दर रिलीज करते हैं द रिमेनिंग into soil, water and air to be used by the producer in this way। तो डीकम्पोजर हेल्प करते हैं रिसाइकलिंग में, जो इकोसिस्टम के मटेरियल रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इन्हें हम माइक्रो कंज्यूमर या सेप्रोट्रॉफ भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इन डीकम्पोजर की इम्पोर्टेंस क्या है। आज की वीडियो में हम बस यहीं तक डिस्कस करेंगे, उसके बाद फूड वेब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। डीकम्पोजर हेल्प करते हैं डीकम्पोज होने में डेड बॉडीज़ और प्लांट्स एंड एनिमल की। इसके अलावा वो क्लिनजिंग एजेंट ऑफ एनवायरनमेंट में भी हेल्प करते हैं, एज अ क्लिनजिंग एजेंट भी एक्ट करते हैं। ये जो डीकम्पोजर है ये हेल्प करते हैं इन पुटिंग बैक द वेरियस एलिमेंट ऑफ विच आर डेड प्लांट्स एंड एनिमल बैक इनटू द सॉइल, एयर एंड वाटर, ताकि वो रीयूज हो सकें क्रॉप प्लांट्स के द्वारा, बार बार रीयूज हो सकें। इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ी रहती है और सॉइल कंटिन्यू ग्रो करती रहेगी बार बार, ताकि हर साल हम उसे यूज़ कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे डीकम्पोजर जिसमें आते हैं प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया, राइट, और फंगाई आते हैं, वो डीकम्पोज करते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल बॉडीज़ को अमोनिया में। ये जो अमोनिया है फर्दर कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट्स में बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया विच इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल। ये जो नाइट्रेट्स हैं ये फर्टिलाइज़र की तरह एक्ट करते हैं सॉइल में और ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा अपनी ग्रोथ के लिए। अब बेटा, इट इज़ ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीकम्पोजर दैट द वेरियस न्यूट्रेंट एलिमेंट्स विच आर इनिशियली टेकन बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, एयर एंड वाटर आर रिटर्न टू द सॉइल, एयर एंड वाटर आफ्टर द डेथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो इनका रोल बड़ा ज़रूरी है, वरना एक ही मतलब सॉइल इतनी फर्टाइल नहीं हो पाएगी नेक्स्ट ईयर। ये ध्यान रखना आपको कि अगर डीकम्पोजर ना होते तो जो डेड बॉडीज़ है प्लांट और एनिमल की वो ऐसे ही पड़ी रहती, और एंड द एलिमेंट्स ऑफ विच प्लांट एंड एनिमल बॉडीज आर मेड वुड नेवर बी रिटर्न टू द ओरिजिनल पूल्स लाइक सॉइल, एयर एंड वाटर। तो इस केस में जो ये साइक्लिक प्रोसेस है लाइफ और डेथ का वो डिसरप्ट हो जाता, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डीकम्पोजर्स जो हैं जो सॉइल, एयर और वाटर में प्रेजेंट है वो रिप्लेनिश नहीं हो पाते बाय द एलिमेंट्स फ्रॉम द बॉडीज ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी न्यूट्रेंट सॉइल, एयर और वाटर में प्रेजेंट है वो आपको पता होने चाहिए, वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे एक दिन, ठीक है ना, और लाइफ एंड हो जाएंगी। तो डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म हेल्प करते रहते हैं इसी मटेरियल को रिसाइकल करने में, ताकि इकोसिस्टम में एक बैलेंस बना रहे और ये जो प्रोसेस है लाइफ का चलता है। यहाँ पर आप एक फिगर देख सकते हैं, यहाँ डीकम्पोजर अपना काम कर रहे हैं। इसमें एप्पल को देखिए वो सड़ रहा है by the action of decomposer organism called bacteria which is present in the soil।
आपको डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म पिक्चर में इसलिए नहीं नज़र आ रहे क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं और नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन आप इनका जो इफेक्ट्स है डीकम्पोजर का वो इन सड़ते हुए एप्पल्स पर, रोटन एप्पल्स पर आप देख सकते हैं। थैंक यू क्लास।